हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे भाई आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक और स्वस्थ होंगे। तो चले बेटा, इससे पहली पार्ट में पहली सीरीज में मैं आप लोगों के लिए 1 से लेकर के 35 तक प्रश्नों की सीरीज को अच्छी तरीके से मैं आपको समझा चुका हूँ। आज उसके आगे के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो आज 36 से लेकर के 55 तक के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे और ये प्रश्न वही हैं जो आप लोगों के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चले दोस्तों, बिना समय गवाए हम अपनी प्रश्नों की सीरीज को स्टार्ट कर देते हैं। बट यदि आप सभी बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को बटन को दबाएंगे ताकि हमारा हौसला बढ़ता जाए। चलिए बच्चे, बट स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी मोटिवेशनल लाइन हो जाए बेटा, कि जैसे आप लोगों को पता है कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती है जो अपनी जिद पर अड़े होते हैं। तो अब समय ज़्यादा नहीं रह गया है। जितने भी एनडीए के स्टूडेंट हैं वो सभी इस बातों को ध्यान रखेंगे, और जितने भी सीडीएस के स्टूडेंट हैं वो इस बातों को ध्यान रखेंगे। अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। आप अब अपने अच्छी तरीके से अपनी तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। तो अब सभी कामों को छोड़ करके, सभी कामों को अलग रख करके और आप अपनी तैयारी के अंदर पूरे तरीके से जुड़ जाइए, ठीक है। और मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की यहाँ बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रैक्टिस, सभी प्रश्नों के पीवाईक्यू को अच्छे तरीके से समझा करता हुआ प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो चलिए बेटा, स्टार्ट कर देते हैं हम अपने इस प्रश्नों की सीरीज को, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती है जो अपनी जिद पर अड़े होते हैं। तो आपको अपनी जिद ठान लेनी है आज से। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी सीरीज का, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अल्टरनेटेड करंट इज 3 हर्ट्ज, इट इंप्लाइज दैट। ये कहता है कि अल्टरनेट करंट, अब अल्टरनेट करंट होता है क्या है, तो ये हम सभी लोगों को पता है। विच करंट इज कंटिन्यूअसली चेंज इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन, जो लगातार अपनी मैग्नीट्यूड और अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेट करंट। इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट करंट। तो ये कहता है कि यदि किसी अल्टरनेट करंट की फ्रीक्वेंसी, यदि किसी अल्टरनेट करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई बेटा, 3 हर्ट्ज दी गई है, तो इसका मतलब क्या है। ऑप्शन है दे आर 6 साइकिल, वो 6 साइकिल तैयार करती है, 3 साइकिल तैयार करती है, 2 साइकिल तैयार करती है, 1 साइकिल तैयार करती है। अब हम लोगों को पता है कि 1 हर्ट्ज का मतलब 1 साइकिल, 3 हर्ट्ज का मतलब 3 साइकिल, इट मीन्स इट्स क्रिएट 3 साइकिल। ये 3 चक्रों को पूरा करती है, इसलिए हम बोलेंगे 3 साइकिल कंप्लीट हो चुका है। चलिए बेटा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेंटली रिप्रेजेंट द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है, तो आप लोगों ने रेसिस्टेंस का फार्मूला पढ़ा हुआ, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। अब यहाँ पर हम लोगों को पता है रो इज द रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी का मतलब होता है मेटीरियल, नेचर ऑफ मटीरियल। रेसिस्टिविटी का मतलब होता है नेचर ऑफ मटीरियल, पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति। अब पदार्थ की प्रकृति को हम, जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल, सबकी अलग अलग रेसिस्टिविटी होती है। बट यदि इसकी यूनिट की बात की जाए तो R इंटू में A अपॉन में L। R इज द ओम एंड A इज द मीटर स्क्वायर एंड L इज द मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये हो जाएगा ओम मीटर। तो हमारा राइट आंसर हो गया ओम मीटर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक छोटा सा न्यूमेरिकल है बेटा। व्हाट इज द करंट रिक्वायर्ड टू लाइट अ 60 वाट इंडिसेंट बल्ब। एक कोई बल्ब है हमारे पास, और ये बल्ब जो है बेटा वो कितने वाट का है, तो ये बल्ब है हमारे पास 60 वाट का है। ये इसकी फिलामेंट है, और ये बल्ब जो है इसकी कैपेसिटी कितनी है, 60 वाट की है। तो 60 वाट इस बल्ब का क्या है, ये पावर है। ये क्या है, पावर है। पावर इसका दिया गया 60 वाट, और यदि इसका पावर दिया गया 60 वाट, तो 60 वाट के पावर के अंदर जो वोल्टेज की सप्लाई हो रही है वो कितनी, 240 वोल्ट की। तो बताता है हमें कि बताओ कि इस समय उसके अंदर करंट का सप्लाई कितना होगा। द पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू में करंट, एंड the value of power is 60 and the value of voltage is 240. Now we calculate the value of current. So 60 upon में 240, 0 cancel, 1 upon में 4, 1 by 4, it means 0.25. It means 0.25. Option B will be the right answer, 0.25. नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड। आप सभी बच्चों को बता दूं, कहता है द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर एट अ पॉइंट आउटसाइड द वायर डिपेंड। ये कहता है कि किसी भी कहता है कि स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग है, कोई भी एक सीधी तार है और जिसके अंदर क्या हो रहा है कि करंट पास हो रहा है। तो अब ये कह रहा है कि उसके आउटसाइड में यदि कभी भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा तो वो किन किन बातों पर डिपेंड करेगा।
तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, देखो बेटा ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ये इसका पहला पोल है जिसे हमने नॉर्थ पोल दिया है, दूसरा पोल है जिसे हमने साउथ पोल दिया है। तो ये आपको जो नजर आ रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इसकी क्या है, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। जैसे आपको पता है कि नॉर्थ से तैयार होकर के वो साउथ की तरफ इन करती है, यानी नॉर्थ से एग्जिट करती है और साउथ से इन करती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अब यहाँ भी देख सकते हो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको बनाया गया है कुछ इस तरीके से। कहने का मतलब है यदि नॉर्थ और साउथ को रखोगे तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएगी, लेकिन नॉर्थ नॉर्थ को रखोगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस करने की बजाय एक दूसरे से दूर जाएगी। ये जैसे ये इधर जा रही है और ये लगातार इधर जा रही है, लेकिन ये नॉर्थ और साउथ है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करिए बेटा, ये दोनों एक दूसरे को कनेक्ट कर रही है। तो नॉर्थ टू साउथ इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है यदि कभी भी पूछा जाए तो। अब यहाँ पर आप लोगों ने पता होगा कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये हमारे पास एक होता है बायोट-सेवर्ट लॉ, कि ये कोई इन्फिनिटिव लेंथ का कोई वायर है जिसका हमने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया और इस छोटे से टुकड़े को हमने बोला है DL, और इसके अंदर एक करंट पास किया जा रहा है I। तो और कोई मैग्नेटिक कोई हमारा ये मटेरियल है जो इससे कुछ दूरी पर बना हुआ है, ये कितनी R दूरी पर बना हुआ है। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस वायर के अंदर करंट प्रोड्यूस होने से कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा था, मैग्नेटिक फील्ड इन ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग कंडक्टर इज म्यू I dl साइन थीटा अपॉन R का स्क्वायर। तो चलिए अब देखते हैं, ये तो इनवर्सली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम इट। अब देखो B इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड R इज द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना कम, डिस्टेंस जितना कम मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा। दिस इज द राइट। डायरेक्टली ऑन द डिस्टेंस के डायरेक्टली है, ये रॉन्ग है। इनवर्सली एट शॉर्ट डिस्टेंस एंड डायरेक्टली एट लार्ज डिस्टेंस, ये भी रॉन्ग है बेटा, कि चाहे लॉन्ग डिस्टेंस हो चाहे शॉर्ट डिस्टेंस हो दोनों के लिए इनवर्सली ही होगा। डायरेक्टली ऑन द डिस्टेंस एट द शॉर्ट, तो ये भी गलत है बेटा कि डायरेक्टली तो होगा ही नहीं। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर यदि करंट पास किया जा रहा है तो उस कंडक्टर से कितना दूर कोई मटेरियल है इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उस पर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कितना ज़्यादा या मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कितना कम है। तो इसका ऑप्शन ए जो है बेटा वो बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं, या एक प्रकार का ये फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में R का स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है। हमें कैपिटल G की डायमेंशन कैलकुलेट करनी है तो ये हो जाएगा F इंटू में R का स्क्वायर और अपॉन में आ गया M इंटू में M। अब मैं इसको कर सकता हूँ, अब न्यूटन की फोर्स का मतलब न्यूटन की डायमेंशन में पता है MLT-2, ये किसकी है, ये न्यूटन की डायमेंशन है और ये R का स्क्वायर है। R स्क्वायर का मतलब क्या होगा बेटा, R का मतलब हो जाएगा मीटर, इसको हम लेंथ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे तो लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे M इंटू में M, ये किलोग्राम और ये किलोग्राम, तो ये किसके ऊपर हो जाएगा, M के ऊपर हो जाएगा। 1 और 1 कितना हो गया, ये 2 हो जाएगा। अब जब इन सबको रिजोल्व करेंगे तो देखो कितना आएगा, M ये 1 है और ये प्लस का 2 ऊपर जाकर के माइनस का 2 हो जाएगा, और ये L के ऊपर ये 1 है और ये 2 है तो 1 and 2, और T के ऊपर कुछ नहीं है माइनस का 2, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, M-1 L3 T-2, M-1 L3 T-2, M-1 L3 T-2। इसका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवार्ड विद a स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, द टाइम टेकन बाय द बॉल्स टू रीच द मैक्सिमम हाइट वुड बी। ये कहता है, देखो भाई सीधी सी बात, ये कोई एक ऊंची सी बिल्डिंग है और मान लो कि यहाँ से किसी भी गेंद को आपने ऊपर की ओर थ्रो किया है, तो ये गेंद ऊपर की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है गेंद, ये ऊपर की ओर जा रहा है, और जब ये गेंद ऊपर की ओर जा रहा है तो कहता है कि इसको गेंद को जो इसने फेंका है वो 40 मीटर पर सेकंड से फेंका है, कितने से, 40 मीटर पर सेकंड से। अब यदि ये गेंद कहाँ जा रहा है बेटा, ऊपर की ओर जा रहा है ये गेंद, तो आप लोग मुझे बताओ कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना समय लगाएगा। तो देखो भाई सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड के बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 30, अगले 1 सेकंड के बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 20, अगले 1 सेकंड के बाद इसकी स्पीड हो जाएगी 10,
और अगले 1 सेकंड के बाद इसकी स्पीड हो जाएगी 0, और 0 होने के बाद अब वो ऊपर जाने की वजह सीधा धड़ाम से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का समय कितना लगा, ये 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड, ये हो गया 1 सेकंड, ये हो गया 2 सेकंड, ये हो गया 3 सेकंड और ये हो गया 4 सेकंड, मतलब टोटल 4 सेकंड का समय लगेगा। देखो कहने का मतलब ये बेटा कि जब भी किसी बॉडी को हम अपवर्ड ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो हर 1 सेकंड में उस बॉडी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड डिक्रीज हो जाती है, और यदि कोई गेंद ऊपर से नीचे डाउनवर्ड की तरफ आता है तो वही 10 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एक्सीलरेशन ऑफ द अर्थ। ये अर्थ की ग्रेविटी के कारण जो एक्सीलरेशन जनरेट होता है वो हम तैयार कर रहे हैं, जिसके कारण कोई भी बॉडी अर्थ की तरफ यदि आता और उससे दूर जाता है तो लगातार उसकी स्पीड या तो बढ़ती है या फिर लगातार उसकी स्पीड घटती है। और याद रखना हर 1 सेकंड के अंदर उसके द्वारा 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड या तो बढ़ेगा या फिर स्पीड घटेगा। तो हमारा ऑप्शन देख लेंगे 4 सेकंड इज द राइट आंसर। 1 मीटर लंबे पेंडुलम की समय अवधि लगभग कितनी होगी, ये कह रहा है 1 मीटर, यानी लेंथ इसने दिया हुआ है 1 मीटर, तो आपको इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करके बताना है। तो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2 पाई रूट एल अपॉन में जी। तो लगा दो बेटा t इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू होती है 3.14 और रूट एल की जगह पे कितना रखना है 1 और जी की जगह पे कितना रखना है 10। अब यहाँ पर ध्यान से देखो t इज इक्वल टू 3.14 इंटू में 1/1 कितना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 1/√10। अब ये 3.14 की यदि बात करें और √10 की बात करें तो √10 का यदि आप निकालोगे क्या रूट, तो इसका रूट जो होता है वो लगभग 3.14 के बराबर ही होता है। कितना 3.14, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। t कितना बचा है हमारे पास 2 सेकंड बचा है, तो इसका राइट आंसर होगा 2 सेकंड, 2 सेकंड। अगला क्वेश्चन है ऑल ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ बायोन्स व्हेन दे आर इमर्ज इन अ फ्लूइड बायोन्सी। बिल्कुल सही है, ये हमारे एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है आर्किमिडीज साहब ने ये बताया है कि किसी भी बॉडीज को किसी लिक्विड के अंदर यदि आप डूबोगे तो उस लिक्विड के ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर की ओर दिशा में एक बल लगता है, जिसके कारण वह वस्तु अपने आप को हल्की महसूस करेगी, और ये हल्कापन उतना ही होगा जितना कि वह उस लिक्विड को अपनी तरह जगह से हटाएगा। इस लॉ को हम बोल देते हैं लॉ ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, या इसे लॉ ऑफ बायोन्सी के नाम से भी बुलाया जाता है। तो इसके अंदर कभी भी यदि हम किसी लिक्विड की बात करें तो किसी लिक्विड के अंदर यदि मान लो ये कोई जहाज है और ये कोई जहाज किसी पानी के अंदर डूबा हुआ है, डूबा के यदि उसके अंदर ये चल रहा है तो याद रखना नीचे से इसके ऊपर एक फोर्स लगाता है जिसको बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। इसे अपथ्रस्ट फोर्स या इसी को बोला जाता है उत्प्लावन बल। अब उत्प्लावन बल जो होता है वो आप लोगों को पता है कि हमेशा अपवार्ड लगता है, तो ये डाउनवर्ड रॉन्ग है, डाउनवर्ड गलत है, अपवर्ड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 44। According to the Fleming right hand rule, if the forefinger indicates the direction of the magnetic field in thumb, so the direction of the motion of the conductor, then the stretched middle finger will be predict the direction of। अब ध्यान से देखो कि यहाँ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हमें क्या कहता है कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड थंब रूल, ये 3 नियमों को आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जब हम राइट हैंड की इन 3 उंगलियों को, कौन कौन सा, मध्यमा, तर्जनी और अंगुष्ठ, मध्यमा, तर्जनी और अंगुष्ठ को हम इस तरीके से फैलाएं कि ये तीनों की तीनों उंगली एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के समकोण पर हो जाए, और जब ये एक दूसरे के समकोण पर हो जाती है तो जो हमारा अंगूठा होता है ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। द थंब इज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एंड तर्जनी जो इसकी फिंगर होती है वो रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को। किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को। तो बेटा अब ये कह रहा है कि मिडल फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगा, द मिडल फिंगर इज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, इट मींस इट रिप्रेजेंट द इंड्यूस करंट। ये इंड्यूस करंट के बारे में रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, किसके बारे में, इंड्यूस करंट के बारे में रिप्रेजेंट करेगा, ये आप लोगों को याद रख लेना है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है, अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू केल्विन। ये कहता है कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट ये कितने केल्विन के बराबर होगा, ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं, हम इन दोनों को एक दूसरे से इक्वलिटी में रखते हैं। तो ये हमारे पास फ़ारेनहाइट का फार्मूला F माइनस का 32 अपॉन में 180 और केल्विन का फार्मूला K माइनस का 273 अपॉन में 100।
एक जीरो से एक जीरो हो गया बेटा कैंसिल। अब f की जगह पे हमें कितना रखना है 100, तो ये 100 माइनस का 32 अपॉन में आ गया 18, और इधर हमारे पास है k माइनस का 273, और नीचे कितना है हमारे पास 10। अब 10 से यदि हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, 10 से यदि हम इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 से ये हो जाएगा कितना 1 2 3 4 हो गया, सॉरी एक जीरो आएगा इसके अंदर, 1000 होगा, एक जीरो आएगा बेटा। वन थाउजेंड हो जाएगा, माइनस का ये 320 हो जाएगा, अपॉन में कितना आ गया 18, और ये हो गया के माइनस का 273। अब ध्यान से देखो 1000 में से 320 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, मैं यहाँ रिमेनिंग लिख दे रहा हूँ। 10 में से 0 गया 0, यहाँ पर कितना है 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7, और यहाँ बचा 9, 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6, ठीक है। अपॉन में कितना आ गया 18, और ये जो माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा कितना बेटा 273, इक्वल टू में कितना आ गया a। अब इसको काटो, अब इसको हम काटते हैं, तो यदि हम इसको 2 से काटें तो 2 3 जा 6 कितना बचेगा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, और 2 से काटते हैं तो 2 9 जा 18। अब 9 से इसको यदि हम काटना चालू कर दें तो 9 3 जा 9 4 जा 36, 9 3 जा 27, कितना रिमेनिंग बचेगा 28 29 30 31 32 33, 6 और 5 65, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63। अब कितना रिमेनिंग बचेगा 2, 2 और 0 कितना हो गया 20, 9 2 जा 18, इतना कुछ समथिंग आएगा। अब यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो इनको हम ऐड कर देते हैं। इसमें यदि मैं 273 में ऐड कर दूं 3 7, तो 3 और 7 0, 3 और 7 कितना हो जाएगा बेटा 0 और 1 11, और 2 और 1 3, 3 1 10.2 समथिंग इतना कुछ आएगा। तो 3 1 10 कितना है, इसके अंदर ऑप्शन ए में नजर आ रहा है 310.9। आप इसको कैलकुलेट करने राउंड अप में लगभग इतना आएगा आपका 310.2। अगला, जब जिंदगी कभी हद से ज्यादा रुलाने लगे तो समझ जाना कि जिंदगी आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। जब भी आप कभी मेहनत करते हो और आपके किसी भी रास्ते के अंदर यदि कोई रुकावट आ रही है तो समझ जाना कि जिंदगी आपको कुछ नया सिखाने वाली है, और आपको पीछे नहीं हटना है, अपने कदम को आगे बढ़ाते जाना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एक न्यूमेरिकल सा है, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द कनकेव लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दिया हुआ है कनकेव लेंस का 10 सेंटीमीटर, एंड इट्स इमेज इज फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, और इसका इमेज डिस्टेंस दिया गया है 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब आपको मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना है। मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपॉन में इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या फिर एच डैश अपॉन में एच आप निकालते हो। तो यहाँ पर फार्मूला लगा दो 1 अपॉन में एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन में वी माइनस का 1 अपॉन में यू। 1 अपॉन में एफ ये कनकेव है, तो कनकेव के लिए कनकेव है, तो कनकेव के लिए सारी की सारी चीजें नेगेटिव होती है, ठीक है। कनकेव के लिए चीजें क्या होगी बेटा नेगेटिव होगी। तो देख लेते हैं अब यहाँ पर 1 अपॉन में एफ, 1 अपॉन में क्या है एफ, एफ कितना दिया हुआ है, एफ हमारे पास कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर रख देंगे माइनस का 10 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका फोकस जो होता है वो पॉजिटिव नहीं फोकस नेगेटिव होता है। 1 अपॉन में वी, और माइनस का कितना हो गया ये 1 अपॉन में कितना हो गया बेटा, यदि हम माइनस की बात करते हैं तो 1 अपॉन में जो वी है, सॉरी 1 अपॉन में यू, ये तो हमें कैलकुलेट करना है। ये वी की जगह पे रखना है 5, यहाँ रख दो 5, यहाँ रख दिया हमने 5, और ये पॉइंट कैलकुलेट करना है 1 अपॉन में यू। 1 अपॉन में यू कितना होगा, तो याद रख लेना यू हमेशा कितने होता है नेगेटिव में लिया जाता है, बट हमें यहाँ नेगेटिव में लेना नहीं, यू की वैल्यू अपनी आप नेगेटिव में आ जाएगी, ठीक है। अब 1 अपॉन में वी हमें कैलकुलेट करना है यू की वैल्यू, तो इसको उठा करके इधर लिया हो तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन में यू माइनस का, सॉरी यू तो हमें किस में लेना पड़ेगा, यू हमें वैल्यू कैलकुलेट किस में लेना पड़ेगा माइनस में लेना पड़ेगा, क्योंकि यू तो हमेशा नेगेटिव ही आता है। तो माइनस को ले लिया तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, ये छोड़ो उसको कोई बात नहीं, ये अपने आप आ जाएगा जो भी नेगेटिव आना होगा। तो अब यहाँ से इसको हमने ले लिया माइनस का, और यहाँ से हम कैलकुलेट यदि इसको कर रहे हैं तो 1 अपॉन में यू हमने इस तरह लिया है, तो माइनस का है तो इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, माइनस का 5 प्लस का हो जाएगा 1 अपॉन में 10। इसका एलसीएम लिया तो 5 और 10 का कितना आ जाएगा 10, 5 2 जा 10, और ये कितना हो जाएगा 10 1 जा 10, तो यहाँ 2 माइनस का 1 माइनस का 1 अपॉन में कितना आ गया 10, तो 1 अपॉन में यू की वैल्यू ऑटोमेटिक कितनी आ गई माइनस का 10 सेंटीमीटर। अब हमें कैलकुलेट करना है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है एच डैश अपॉन में एच, या होता है वी अपॉन में यू। अब वी हमारा कितना है बेटा, तो वी दिया गया है कितना, वी दिया गया हमारे पास माइनस का 5, और यू हमारा कितना निकल कर आया है माइनस का 10।
तो ये डिवाइड कर गया, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.5 कितना आएगा, 0.5। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न फिर से एक न्यूमेरिकल है। वुडन बॉक्स ऑफ मास 2 kg एंड डायमेंशन दिस is placed on the table with the side 30 centimeter and 10 centimeter touching the table top. Which one of the following is approximate pressure exerted on the table? देखो ये कह रहा है कि कोई एक ऐसा टेबल है और इस टेबल के ऊपर कोई हमने एक बॉक्स रखा हुआ है, एक वुडन बॉक्स रखा हुआ है। ये कोई लकड़ी का हमने एक इसके ऊपर क्या रख दिया है, बक्सा रख दिया। अब लकड़ी के बक्से की कुछ लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इसकी दी गई है, तो लकड़ी का बक्सा इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा ये हमें कैलकुलेट करना है, कितना ये इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, फॉलोइंग द अप्रोक्सीमेट प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द टेबल, तो टेबल के ऊपर कितना प्रेशर लगाएगा इस चीज को हमें कैलकुलेट करना है। प्रेशर का फार्मूला होता है प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स का मतलब यहाँ तो परपेंडिकुलर लगे तो अब थ्रस्ट फोर्स लगेगा, और फोर्स कैसे लगेगा, तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू में एक्सीलेशन। तो यहाँ पर मास कितना दिया गया, अब नीचे की तरफ कोई भी जो ग्रेविटी इसको खींचेगी और नीचे की तरफ यदि ग्रेविटी खींचेगी तो ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो मास कितना दिया गया 2 किलोग्राम दिया हुआ है, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 टू जा कितना हो जाएगा 20 न्यूटन। इसका क्या हो गया, नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स हो चुका है। तो फोर्स तो कैलकुलेट कर लिया, एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू में ब्रेथ, तो इसका एरिया निकालोगे तो 30 गुने में 10, लेकिन ये सेंटीमीटर में दिया है तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 30 इसके नीचे कितना लगाना पड़ेगा 100, और इसके भी नीचे कितना लगाना पड़ेगा 100। अब यदि आप इसको मल्टीप्लाई करते तो 30 दहम कितना हो जाएगा, 30 दहम हो जाता है 300, लेकिन 1 2 3 4, 1 2 3 और यहाँ लगाया 4, इतना आ जाएगा हमारे पास कितना, ये इसका आ गया 0.03 ये इसका एरिया आ गया मीटर का स्क्वायर। अब हमें लगा देना है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट का एरिया। फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया कितना है 20, और एरिया कितना है 0.03। अब यदि मैं इसको हटा दूं तो इसको हटा करके ऊपर इसकी जगह पे मुझे कितनी जीरो लगानी पड़ेगी 100। तो अब ये कितना हो गया 2 1 2 3, और नीचे कितना गया 3 से डिवाइड करेंगे 3 6 18 3 6 18 3 6 18, और प्लस में इसके बाद 3 6 18, इस तरीके से आता रहेगा। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है वो इसका बिल्कुल राइट और उचित आंसर है। अगला प्रश्न ये कुछ एरोप्लेन के टायर से रिलेटेड दिया गया। वाई द टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट मेड ऑफ कंडक्टिंग रबड़। ये कहता है कि ये जो टायर एयरक्राफ्ट के बनाए जाते हैं ये कंडक्टिंग रबड़ के क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जनरली जो रबर्स होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट इलेक्ट्रिसिटी के तो बैड कंडक्टर होते हैं रबड़, लेकिन इसके रबड़ को हम इस तरीके से बनाते हैं कि वो चार्ज हो जाते हैं, और चार्ज होने के बाद वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कर रहे हैं। तो ये किस कारण से ऐसा किया जाता है, तो ये हमें बताना है। कहता है कि सो दैट द चार्ज एक्यूमुलेट ऑन द एयरक्राफ्ट इन द फ्लाइट रविंग द एयर कैन इजीली बी ट्रांसफर टू द ग्राउंड ऑन लैंडिंग। बिल्कुल सही है। कहता है कि जब ये उड़ेगा तो रास्ते में इसको हवा टकराएगी, और हवा से टकरा करके रब होकर के ये फिर ये चार्ज हो जाएगा। तो अपने उस चार्ज को एरोप्लेन इस टायरों के माध्यम से कहाँ भेज देगा, वो अर्थिंग में भेज देगा, जमीन में भेज देगा। ये बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि सो दैट द चार्ज एक्यूमुलेट ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ द वेरियस इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट इन द एयरक्राफ्ट इन फ्लाइट कैन इजीली टू ट्रांसफर टू ग्राउंड ऑन लैंडिंग। ये कहता है कि भाई जो भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस है इस हमारे एरोप्लेन के अंदर, वो सारे के सारे जो करंट होते हैं वो अपने माध्यम से टायर के माध्यम से ग्राउंड में भेज देगा। ये बिल्कुल कतई गलत है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। ओनली वन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। इन अ ग्रुप डिस्कशन ऑन शेप द साइज ऑफ द अर्थ 3 स्टूडेंट स्टेट द फॉलोइंग। अब हमें पता है कि अर्थ का साइज कुछ इस तरीके से है, ओवलेट दिया गया है, और इस वाले डिस्टेंस को हम बोलते हैं इक्वेटर, इसको बोलते हैं भूमध्य, या इसको बोलते हैं विषुवत, या इसको बोलते हैं इक्वेटर, और इस वाले डिस्टेंस को हम बोलते हैं पोल, इसको बोलते हैं पोल, या इसको बोलते हैं ध्रुव। अब जनरली हम सभी लोगों को पता है कि जब डिस्टेंस ऑफ पोलर, ये जो पोल है इसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ पोल इज लेस देन द रेडियस ऑफ इक्वेटर। रेडियस ऑफ पोल जो है वो कम है और रेडियस ऑफ इक्वेटर के कंपैरिजन में। तो देखते हैं, कहता है द शेप ऑफ द अर्थ इज बेसिकली एन ऑवलेट स्प्रेड। बिल्कुल सही कहता है। द पोलर डायमीटर ऑन द अर्थ इज मोर देन इक्वेटोरियल डायमीटर। क्या पोलर डायमीटर इक्वेटोरियल से ज्यादा है? ये गलत है। स्टूडेंट, बल्गस अलोंग द पोलर, क्या पोलर पर बल्गस है? बिल्कुल नहीं, बल्गस एट द इक्वेटर। आपने पढ़ा होगा अर्थ शेप इज नॉट परफेक्ट स्फेरिकल, इट इज फ्लैटर एट पोल एंड बल्गस एट इक्वेटर। पोल पर ये फ्लैट है, पोल पर ये कैसा है बेटा? ये फ्लैटर है। और इक्वेटर पर कैसा है? इक्वेटर पर ये बल्गस है। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन ओनली ए विल बी द राइट आंसर। ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिप्रेजेंट द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इज नॉट करेक्ट। अब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के लिए कौन सा इसमें से सही नहीं है ये आपको बताना है। तो पहला है विच इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है कि पोजीशन के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है बताना है। इट इज बेस्ड ऑन द नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अबाउट द अर्थ, बिल्कुल सही है। अर्थ के ऊपर जो सैटेलाइट रोटेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उस सैटेलाइट के कारण से ही हमारे तक ये इंफॉर्मेशन शेयर होती है, मतलब कॉम्बिनेशन के रिएक्शन के माध्यम से हमें बताता है कि कौन सी चीज कहाँ है, यानी लॉटिट्यूड लैंगिट्यूड को वो डिफाइन करता है। इट इज बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ ट्रेंगुलेशन, इट इज बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ ट्रेंगुलेशन। जीपीएस रिसीव प्रोवाइड द लोकेशन एंड इट्स टर्म ऑफ द लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एंड एल्टीट्यूड, बिल्कुल करेक्ट। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एक्सक्लूसिवली फॉर द मिलिट्री ऑपरेशन, ये कहते हैं कि विशेष रूप से सैन्य अभियानों के लिए जानकारी प्रदान करता है, ये भी सही है। तो इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल गलत होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल गलत होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 51, वेट एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर डिफाइंड विद द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन विच अमंग्स द फॉलोइंग इज ट्रू। ये कहते हैं न्यूटन ने अपने लॉ में F इक्वल टू मास इंटू में एक्सीलरेशन, जो हमारे न्यूटन का कौन सा लॉ है, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। इस सेकंड लॉ ऑफ मोशन में इसने मास और वेट को अच्छे तरीके से डिफाइन किया है। तो देखते हैं, वेट इज कांस्टेंट, बिल्कुल गलत। वेट इज अ चेंज बिकॉज वेट इज डिपेंड ऑन द एक्सीलरेशन ऑफ द अर्थ। मास इज अ कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी, ये बिल्कुल राइट है। मास इज नॉट अ कांस्टेंट, ये गलत है। वेट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। मास इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है। फंडामेंटल्स लॉ ऑफ द फिजिक्स रिक्वायर्ड, फिजिक्स के रिक्वायर्स के लिए फंडामेंटल्स लॉ क्यों होते हैं? जो फंडामेंटल लॉ होते हैं वो सारे कंजर्वेशन होते हैं। फंडामेंटल लॉ इज द कंजर्वेटिव लॉ, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन लॉ। कंजर्वेशन लॉ का मतलब होता है बेटा कि संरक्षण का नियम, ये संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। अब संरक्षण के नियम में मतलब चीजें जो होती है वो कंजर्व होती है, ना तो उसको इंक्रीज कर सकते हैं ना ही डिक्रीज कर सकते हैं, बट डाइवर्ट कर सकते हैं। तो पहला कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड नॉन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड नॉन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड, देखो नॉन वाले जितने भी हैं वो सारे हमारे गलत होंगे। ये कहता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, वर्क इज सेड टू बी 1 जूल व्हेन द फोर्स इज। अब आप लोगों को पता है कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो कहता है कि 1 जूल का कार्य कब कहा जा सकता है? जब किसी भी बॉडी के अंदर 1 जूल का कार्य करने के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को अब बनाना चाहिए। तो यदि फोर्स इसके अंदर हम पहला ही ऑप्शन लगा देते हैं 4 न्यूटन और इसका डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं 1/25। 1/25 का मतलब कितना होता है बेटा? 1/25 का मतलब होता है 100। अब यदि इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? सॉरी, ये 25 सेंटीमीटर दिया गया, तो 25 सेंटीमीटर है और इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 25 से 25, 25 चौके 100, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया? 1 न्यूटन, बिल्कुल 1 जूल, यही हमारा सही आंसर है 1 जूल। तो याद रख लेना है कि वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। तो यानी फोर्स की वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू का जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? जूल आना चाहिए। कितना आना चाहिए बेटा? 1 जूल आना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि उसका वर्क डन हुआ है। तो 1 जूल को हम डिफाइन कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि 4 न्यूटन फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड इट्स मूव 25 सेंटीमीटर। जब किसी भी वस्तु के ऊपर 4 न्यूटन का बल लगाया जाए और वह 25 सेंटीमीटर की दूरी को तय कर लेंगे, तब हम कहेंगे कि 1 जूल का वर्क डन उसके अंदर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, अ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ कार अलोंग द सर्कुलर पाथ एक्सपीरियंस। ये कहता है कि ये कोई एक सर्कुलर पाथ है, जिस सर्कुलर पाथ पर कोई भी एक कार आगे की ओर बढ़ रही है। तो जैसे ये कार आगे की ओर बढ़ेगी तो आप लोगों को देखना है अ चेंज इन स्पीड ड्यू टू द चेंज इट्स डायरेक्शन। ये कहते हैं इसकी डायरेक्शन के चेंज होने के कारण से क्या इसकी स्पीड चेंज हो रही है? ये तो बेटा अभी हमें गलत लग रहा है। अ चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोगों को पता है वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड इनटू में डायरेक्शन। डायरेक्शन में यदि चेंज आ गया तो फिर वेलोसिटी में भी चेंज आ जाएगा। तो बी विल बी द राइट। अ चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये भी गलत है। अ कांस्टेंट मोमेंटम, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी ही इसका बिल्कुल सही है। अ चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, किसी भी बॉडी की डायरेक्शन में चेंज आने के कारण से उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों। इसके बाद इसके आगे के बचे हुए प्रश्नों को नेक्स्ट सीरीज में मैं लेकर के आऊंगा सभी बच्चों के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों को ये चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी।
तो क्वेश्चन कहता है 3 इक्वल रेसिस्टर आर कनेक्टेड इन द पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन एंड इट क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट देन द टोटल रेसिस्टेंस इन द सर्किट इज। ये कहता है 3 रेसिस्टेंस है, ये पहला रेसिस्टेंस है, ये दूसरा रेसिस्टेंस है और ये तीसरा रेसिस्टेंस है। इन तीनों रेसिस्टेंस को ये यदि आर है तो ये भी आर है और ये भी आर है, क्योंकि तीनों के तीनों कैसे रेसिस्टेंस है, इक्वल रेसिस्टेंस है। तो इन तीनों का जो टोटल सम होगा किसी सर्किट के अंदर वो कितना हो जाएगा, तो ये 1 में आर इज इक्वल टू 1 में आर प्लस 1 में आर प्लस 1 में आर। अब सबका एलसीएम कितना है, आर लो लोगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी ये आर हो गया, ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो गया 3 में आर। अब यदि 1 में आरपी आपको टोटल निकालना है तो आरपी इज इक्वल टू आर में 3, यानी आर का थर्ड हो जाएगा, 1/3 ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस, 2/3 इक्वल टू द इंडिविजुअल 3 टाइम्स, बिल्कुल गलत। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। एक इंडिविजुअल रेसिस्टेंस जो है वो आर है, तो इसका जो टोटल आएगा वो 1/3 ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। इंडिविजुअल रेसिस्टेंस का कितना आएगा बेटा, 1/3। तो ये सेशन हमारा इसी के साथ समाप्त हो जाता है। इसके आगे के बचे हुए प्रश्नों को मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने अवेलेबल कराऊंगा, और ये सारी की सारी पीडीएफ जो 60 से 70 क्वेश्चनों की पीडीएफ है, वो पीडीएफ भी आप लोगों को मैं इजीली अवेलेबल करवा दूंगा। तो सभी बच्चों को जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।